हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको भारतीय संविधान उच्च न्यायालय के एक नए अध्याय उच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में बताएंगे। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, जैसे कल हम आपको उच्च न्यायालय के विषय में उच्च न्यायालय का संगठन, उसकी स्थापना, न्यायाधीशों के कार्यकाल, उनकी नियुक्ति, उनके संबंध में और जो मुख्य बातें थी उसको हम आपको बहुत डिटेल से बताए हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कब उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, कब अपने उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, कैसे कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती, उनका शपथ कैसे होती, इन सबकी विस्तृत चर्चा की गई। बाकी बचे हुई जो उनकी कार्य शक्तियाँ हैं उसको इस वीडियो में देंगे। अगले वीडियो में हमारे देश में जो 25 न्यायालय हैं उनकी स्थापना कब हुई, किनका क्षेत्र कहाँ तक है, इसकी पूरी चर्चा हम अगले वीडियो में देंगे। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, एग्जाम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आपका एम है, छोटी छोटी बातें आपको मोटिवेट करेंगी। और जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी का जो आपका स्रोत है, चाहे जहाँ से आप पॉलिटी का जो स्रोत है, चाहे जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ रहे हैं, चाहे लक्ष्मीकांत है, कुछ भी एनसीईआरटी कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आप जो है हमारा वीडियो, जो भी आपको वीडियो हम दे रहे हैं, इसको छोटा छोटा वीडियो आप ध्यान से देखे रहेंगे। उसमें जैसे कोई आधे घंटे का है, कोई आधे घंटे का है, कोई 20 मिनट का है, तो इस तरह से जो भी वीडियो हम आपको दे रहे हैं वो एकदम एग्जाम ओरिएंटल है। आप प्रैक्टिस करिए, हमारा वीडियो देख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, देखिए आपका कॉन्सेप्ट एकदम बन जाएगा, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक करते रहिए और हमको कमेंट भी करिए, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए। हमारे गोमती अकेडमी सुल्तानपुर के प्लेलिस्ट से जाकर आप जान सकते हैं। अब एकदम क्रमबद्ध तरीके से संविधान की प्रस्तावना से लेकर आज हम उच्च न्यायालय तक का वीडियो उस पर पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। हम आपको अगला वीडियो जो देंगे उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, इसको कह सकते हैं कार्य एवं दायित्व, कार्य एवं दायित्व। देखिए महत्वपूर्ण चैप्टर है, प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। देखिए 3 जगह से प्रश्न बनते हैं, न्यायालय का स्थापना, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश नियुक्ति, इन सब के मामले में शक्तियों से, और कितने न्यायालय है। तो देखिए ये आपका जो बता रहे हैं आपका पीढ़ी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, मेंस के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो जो एग्जाम है सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पॉइंट लिखवा देंगे और उसकी व्याख्या बता देंगे। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको, चाहे पीरियड ओरिएंटल है, मेंस से पॉइंट है तो आप क्लियर कर लेंगे, इंटरव्यू में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इनका जो शक्तियाँ का दायित्व है, इसके पहले टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, किस किस टॉपिक पर चर्चा करनी है और कैसे प्रश्न बनते हैं। सबसे इनके मुख्य जो है मूल क्षेत्राधिकार, कि इनके मूल क्षेत्राधिकार में क्या बातें आती हैं। मूल क्षेत्राधिकार या इसी को कहते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। देखिए बात जो है, टॉपिक क्लियर रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि इसमें क्या चीजें इसके दायरे में है। यहाँ से बहुत प्रश्न प्रीलिम नहीं बनते हैं, लेकिन न्यायाधीश जहाँ से प्रश्न बनता है उसको हम क्लियर कर देंगे। न्यायाधीश या रिट क्षेत्राधिकार, रिट क्षेत्राधिकार। नंबर 3, देखिए टॉपिक जरूरी है, अपीली क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार और
पर्यवेक्षक मतलब जो अधीनस्थ न्यायालय है उसके समय में पर्यवेक्षकी क्षेत्राधिकार और बचा क्या है आपका अभिलेखी न्यायालय। अभिलेखी न्यायालय और अंतिम आपका बचता है न्यायिक समीक्षा या कह लीजिए कि न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन। ये आप समझ लीजिए कि ये इतने आपके क्षेत्राधिकार हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके प्री में नहीं बनेंगे, कह सकती है इसी के अंदर से आपके प्री एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। प्लस मेंस अगर आप दे रहे हैं, चाहे आप बीओ का मेंस देने जा रहे हैं या पीसीएस का मेंस देने जा रहे हैं, आईएएस का भी मेंस देने जा रहे हैं, तो इस तरह का कार्य एवं शक्तियां प्रश्न बनता है। कुछ न्यायालय की कार्य शक्तियों की व्याख्या करिए या इसके मूल क्षेत्राधिकार में क्षेत्र कहाँ तक है उसकी व्याख्या करिए। तो प्रश्न घुमाता है, लेकिन आपको क्राइटेरिया यही रहेगा। तो मेंस में भी जो है आपका काम करते हैं। और जब आपका इंटरव्यू का मामला आता है तो उसमें भी इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि उच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में बताइए, या इसके परिवेश की शक्ति में क्या क्या आते हैं, या इसके अकेली क्षेत्राधिकार कहाँ तक सीमित है। तो इस तरह के प्रश्न आपके बनते हैं। तो अब हम एक एक की व्याख्या करते चलेंगे। इसको आप समझ लीजिए कि शक्तियाँ, कार्य एवं दायित्व, इनका जो सिस्टम है इन्हीं मूल क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश, ऋण संबंधी, अपीली, पर्यवेक्षकी, अभिलेखी, न्यायिक पुनरावलोकन, इसी के दायरे की हम व्याख्या कर लेंगे। शक्तियाँ अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे एक नंबर एक क्या है कि आप इसको शक्तियों को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, क्रम से रहेगा, इसको आप समझ लीजिए। मूल क्षेत्राधिकार नंबर एक, इनका मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। देखिए एक चीज आप लोग लिखने की आदत डालिए। देखिए लिखने से क्या होता है कि जैसे कोई भी चैनल आप फॉलो कर रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं या कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारा ही मतलब कहीं से भी आप अगर पढ़ रहे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, जहाँ से आपका मेन चीज़ है लक्ष्य प्राप्त करना, आपको जहाँ से लगता है कि हमारा एम जो हमारा गोल है ये हमको यहाँ से मिल पाएगा, तो उसके लिए आप एक लिखने की आदत डालिए। किसकी? लिखने की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिखने की आदत। तो जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो अब आपको जैसे अगर आप इसको क्रम से हम आपको पॉलिटी का वीडियो दिए, ध्यान से सुनते रहिए, 20-25 मिनट की वीडियो आप लिखते रहिए, तो उसमें क्या होगा आपके कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएगा। तो आपको जैसे जो चीज़ 20 से 25 मिनट में आप समझ रहे हैं उसको जब आप एक बार लिख लेंगे तो 5 मिनट लगेगा। जो चीज़ अभी आप 25 मिनट में 25 से 30 मिनट में इसको समझ रहे हैं, और जब आप इसको राइट कर लेंगे, जब इसको आप राइट कर लेंगे तो इसको 10 मिनट में, दोबारा इसको 5 मिनट में। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से आपको घटता चला जाता है। एग्जाम टाइम में आपको वीडियो देखने का समय नहीं मिलेगा, आप सीधे खोलेंगे क्षेत्राधिकार, आप अगर उसको बार बार वीडियो देखे हैं या लिखे हैं, तुरंत आपको मूल, न्यायिक, अपीली, पर्यवेक्षक, अभिलेखी, न्यायिक पुनरावलोकन, इसके अंदर क्या डाटा आता है वो आपके दिमाग में सेट कर लेंगे। तो इस तरह आपका टाइम रेशियो घटता जाता है और एग्जाम में उसकी सख्त जरूरत होती है। तो कहने का मतलब है कि मूल क्षेत्राधिकार का मतलब होता है, एक मिनट, कि जो हमारा एससी है मतलब हाई कोर्ट, या विवादों की सुनवाई सीधे नहीं करता है। ध्यान से समझिए, समझ लेंगे, एग्जाम आसानी से कर लेंगे। विवादों की सुनवाई सीधे नहीं करता है, इसका क्या मतलब है कि जैसे आप को कोई समस्या है
आपका चाहे दीवानी मामला है, चाहे फौजदारी मामला है, चाहे आपराधिक मामला है, या आपका किसी तरह से शोषण हुआ है संवैधानिक रूप से, आर्थिक, राजनीतिक, किसी तरह से, आप न्यायालय में जाकर सीधे खड़े होकर जज से बात नहीं करेंगे। कहने का मतलब सुनवाई सीधे नहीं कि आप सीधे पहुंच गए, जज साहब हमको ये समस्या, इस तरह नहीं होता कि आप पहुंचे, जज साहब बैठे हैं, जज साहब हमारी समस्या है, इनके द्वारा हमारा इस तरह शोषण किया गया, हमको न्याय मिले, ऐसा नहीं होता। यह विवादों की सुनवाई सीधे नहीं करता है। कैसे करता है? अपील के माध्यम से, पहला पॉइंट है। दूसरा कैसे होता है? अपील के माध्यम से, अपील के माध्यम से, अपील के माध्यम से विवादों की सुनवाई करता है, विवादों की सुनवाई करता है। अब आप समझ गए होंगे, आपको शोषण हुआ है तो सीधे नहीं होगा, हम आपको बता चुके हैं, सीधे आप पहुंचेंगे जज के पास नहीं जाएंगे, सीधे आप जाएंगे न्यायालय, वहां उसमें रजिस्टर्ड वकील होते हैं, उनसे बात करेंगे, अपना मामला सुलझाएंगे, आप केस दायर करेंगे। केस जब दायर हो जाएगी तो वकील जो है अपना वकालतनामा लगाएगा, आपका जो मैटर है टाइप करके वहाँ लगाएगा, वो जज के सामने पेश होगा, उस पर सुनवाई होगी, अगले पक्ष को नोटिस होगी, अगला पक्ष भी वहाँ जाएगा, फिर आप दोनों को जो है कि उसमें क्या कहते हैं कि बहस होगी। कहने का पहला मुद्दा है, पहले अपील होगी, पहले अपील होगी, अपील डायरेक्ट नहीं होगी, किसी वकील के माध्यम से होगी, फिर आप वादी होंगे, समझिएगा, आप वादी होंगे, आप अपील करेंगे, किसी वकील के माध्यम से वकील करेंगे, तो जो प्रतिवादी होगा उसको नोटिस जाएगा, फिर नोटिस जाएगा, उसको टाइम मिलेगा, उसके टाइम के अंतर्गत वह आता है, फिर वो भी वकील करेगा, प्रतिवादी अपना वो वकालतनामा वकील लगाएगा, फिर मामला आगे बढ़ेगा, तब क्या जाएगा, तब सुनवाई पर जाएगा, तब सुनवाई प्रारंभ होगी। यदि नोटिस में ये नहीं जाते हैं, आप प्रश्न कर सकते हैं कि भाई नोटिस में नहीं जाएंगे तो एक तरफा फैसला भी हो जाता है, एक तरफा ऑर्डर हो सकता है, लेकिन तब जब इनको नोटिस हुआ हो, नोटिस रिसीव किए हो, वहाँ बार बार न जा रहे हो, टाइम बीत गया हो तब, लेकिन वो जान रहे कि एक तरफा फैसला हो जाता है, इसलिए नोटिस के बाद प्रतिवादी हाजिर होता है, सुनवाई होती है, दोनों अपने अपील लगाते हैं, और उसके बाद तब बहस होती है। बहस, वादी वकील अपना बहस करेगा, प्रतिवादी वकील अपना बहस करेगा, दोनों लोग अपनी बहस करेंगे। बहस के बाद यदि गवाही की आवश्यकता होगी तो उसमें गवाह का बयान लिया जाएगा, या आपके स्वयं के बयान की आवश्यकता होगी तो आपको बयान देना होगा, तब उसके बाद जो है तब निर्णय, तब उसके बाद निर्णय फैसला आएगा। ये स्टेप होता है। कहने का मतलब आप अपील करेंगे, अगले को नोटिस जाएगा, यदि नोटिस में वो हाजिर नहीं होता है तो एक तरफा फैसला हो सकता है, लेकिन इसलिए वो हाजिर होता है, फिर सुनवाई आपकी होगी, बहस होगा, फिर गवाही अगर किसी को न गया, स्वयं का बयान, तब आपको बोलना है, फिर आपका निर्णय आएगा, जो फैसला होगा वह पालन किया जा सकता है, उसको पालन करना होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उसके खिलाफ कहीं सुनवाई नहीं होगी, हाई कोर्ट का फैसला है तो आप अपने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो न्यायालय की व्यवस्था बहुत लंबी है, अधीनस्थ न्यायालय से आप हारते हैं तो उच्च न्यायालय से हारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, इस तरह की व्यवस्था है। अब एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसलिए हमारे देश की न्याय व्यवस्था बहुत लंबी है। अब कहने का मतलब है विवादों की सुनवाई सीधे नहीं करता है, अपील के माध्यम से करता है, मामला चाहे जो, मामला चाहे जो। कहने का मतलब है कि आपकी जमीन का मामला हो, चाहे आपसे विवाह का मामला हो, चाहे वसीयत का मामला हो, आदि कुछ भी मामला हो,
तो अपील के माध्यम से ही सुनवाई करेगा। और कहने का मतलब है कि यदि प्रश्न बनता, क्वेश्चन पे आ जाइए, यदि प्रश्न बनता है कि मूल अधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या आता है, तो उसमें जो 3 विकल्प रहेगा, चौथा विकल्प रहेगा, चौथा आंसर में विकल्प क्या रहेगा, चौथा विकल्प एक रहेगा कि अपील के माध्यम से सुनवाई, अपील के माध्यम से सुनवाई। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। यदि आता है पीई में इतना ही पूछेगा प्रीलिम्स एग्जाम में, प्रारंभिक परीक्षा में, मूल अधिकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन से मामले आते हैं, उसमें दे देगा न्यायिक पुनर्विलोकन या अपीली अभिलेखी या अपील के माध्यम से। तो आपको अपील के माध्यम से लगाना है। मेंस लिखना है, सीधे विवादों की सुनवाई सीधे नहीं करना है, अपील के माध्यम से करना है। कोई अपील करेगा, अगले पर नोटिस होगी, इस तरह का मैटर आप समझा के अपने विवेक से काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि यह प्रश्न बनता है तो इसमें आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आ जाता है। कहने का मतलब है कि जो सुनवाई होगी अपील के माध्यम से होगी, यही मूल क्षेत्राधिकार है। अब बात समझ में आ रही होगी। तो आप जो है, कहने का मतलब है कि छोटी छोटी बात को आप समझते चलिए। अगर इसको आप समझे हैं तो आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत नहीं होगी। अब आप समझिए अगला, न्यायादेश या रिट। नंबर दो न्यायादेश या रिट क्षेत्राधिकार। नंबर 2 न्यायादेश, न्यायादेश या रिट। रिट क्षेत्राधिकार, यदि इसमें प्रश्न बनता है तो आप समझिए कि जैसे हम आपको बताए थे कि आर्टिकल 32 कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार का रक्षा करेगा। किसका? मूल अधिकार का रक्षक होगा, मूल अधिकार का रक्षा करेगा। यदि किसी के मूल अधिकार का जो 12 से 35 तक, कहने का मतलब है कि मूल अधिकार 12 से 35 तक भारतीय संविधान में प्राप्त किए गए हैं, इसका किसी तरह का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट रक्षा करेगा। उसी तरह आप सेम समझिए कि आर्टिकल 226 हमारा हाई कोर्ट मूल अधिकार की रक्षा करता है, मूल अधिकार की रक्षा करेगा। किसी के जो मूल अधिकार हनन होगा तो मूल अधिकार की रक्षा वो करेगा। और इसमें एक चीज़ें ध्यान देना है कि जो हमने आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रस्तावित अधिकार परीक्षा, इस तरह से जो 5 रिट बताए हैं वो हमारे चैनल पे मूल अधिकार में पड़ा हुआ है। आप जाकर देख सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रस्तावित, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो ये 5 की व्याख्या है, उसके अंदर क्या क्या है, कैसे आप न्यायालय जा सकते हैं, पूरी चीज हम उसमें बताए हैं। लेकिन आप यहाँ जाइए कि यह प्रश्न बनता है कि न्यायादेश या रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या आता है, सीधे आप बताएंगे कि मूल अधिकारों के रक्षक का मामला आया है। इसमें एक शब्द आता है कभी कभी एग्जाम में, आप ये समझ गए होंगे कि प्रारंभिक या न्यायाधीश के अंदर मूल अधिकारों का रक्षक होता है। 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हमारा हाई कोर्ट। इसमें कभी कभी आता है कथन कारण में कि सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आता है कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। फिर आता है कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो ये सही है, ये गलत है। परिवर्तनीय का मतलब यहां होता है, परिवर्तनीय का मतलब क्या होता है, लागू करना। क्या होता है? लागू करना।
परिवर्तनीय का मतलब होता है कि लागू करना। तो मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। तो परिवर्तनीय का मतलब परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब परिवर्तन से नहीं है, इसका मतलब परिवर्तन से नहीं है। नहीं है, आप इसको समझ ली तब तो गलत कर देंगे। अब कथन कांड प्रश्न बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मूल अधिकार का रक्षक होता है। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। एक सही, दो सही या एक सही एक व्याख्या करता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है मतलब न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है, और परिवर्तनीय का मतलब परिवर्तन नहीं, परिवर्तनीय का मतलब लागू करने से है। तो आप समझ गए होंगे कि न्यायाधीश ऋण संबंधी में मूल बात क्या आती है। 32 द्वारा सुप्रीम कोर्ट, 226 द्वारा हाई कोर्ट न्यायालय को संरक्षण प्रदान करता है, लोगों को रक्षा करता है। यदि प्रश्न पूछता है क्या मूल अधिकार न्याय द्वारा परिवर्तनीय है, सीधे आप हाँ, परिवर्तनीय मतलब लागू करने से है। ये चीज आपकी स्पष्ट हो गई होगी। अब तीसरी शक्ति आप जो है देखिए, बस बहुत आसान है। तीसरी अपीली क्षेत्राधिकार। तीसरा क्या है कि अपीली क्षेत्राधिकार। तीसरा अपीली, इसको बहुत बताने की जरूरत नहीं है कि अपीली का मतलब है कि इसको आपको बहुत समझाने की नहीं जरूरत है। कि जो हम आपको पहला बताए हैं कि मूल क्षेत्राधिकार अपील के माध्यम से होता है, तो अपीली है तो अपील के माध्यम से होगा। कि जो भी मामला होगा वो अपील के माध्यम से होगा। तो अपीली क्षेत्राधिकार में थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए कि जितने अधीनस्थ मामले हैं, जितने अधीनस्थ न्यायालय हैं, जितने, अब एक बात तो आपका स्पष्ट है कि जो प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार में आ गया कि अपील के माध्यम से होगा, वहां भी आ गया कि अपीली क्षेत्राधिकार है। अब इनके जितने अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके खिलाफ भी, जैसे आपको जिला न्यायालय से यदि न्याय नहीं मिलता है तो अधीनस्थ न्यायालय जो है उसके खिलाफ आप अपील कर सकते। अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ आप जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, रिट कर सकते हैं, अपील करते हैं। तो कहने का मतलब है अपील करते हैं, मामला आपका चाहे दीवानी हो, चाहे आपराधिक हो, या आदि कोई भी मामला हो, चाहे किसी व्यक्ति द्वारा आपका शोषण हुआ है, जिला न्यायालय में आप अपील किया, आपको न्याय नहीं मिला, अगले जो दोषी है उसको न्याय मिल गया, तो आप इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। किसके खिलाफ? वो व्यक्ति को तो न्यायालय से, जैसे जिला न्यायालय से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से न्याय मिल गया है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ, यही बारीकी आप समझिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ कंफ्यूज मत, मूल क्षेत्राधिकार प्रारंभिक क्षेत्र अपील होगा, सीधे आप वहां जाके अपील करेंगे। किसके के? डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट जाके अपील करेंगे। इसमें यदि जिला न्यायालय आपके विपक्षी को जो आपका हित किया है उसको न्याय दे देता है, तो आप सीधे अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जा सकते हैं, उसके खिलाफ भी अपील कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। अगर प्रश्न बनता है कि मूल क्षेत्राधिकार में क्या आता है अपीली, तो उसमें अपीली न्यायालय, इसमें 1, 2, 3 पर्यवेक्षक अपीली नहीं रहता है विकल्प में, अगर अपीली रहता है। अगर ये प्रश्न बनता है कि अगर जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय आपका हित करता है तो आप किस अधिकार के तहत जा सकते हैं, तो अपीली क्षेत्राधिकार के तहत आप जा सकते हैं। तो आप मामला क्लियर हो गया है कि अगर आपका अधीनस्थ न्यायालय किसी तरह से शोषण होता है तो आप उसमें जा सकते हैं। किसमें? हाई कोर्ट में। ये आपका अपीली, अपील का मतलब है कि अपील के माध्यम, कोई भी मुकदमा, दोनों चीजें मिलती जुलती है, उसमें बस इतना समझ लीजिए कि हमको जो भी करना है अपील के माध्यम से करना है। इसमें आप सीधे भी जा सकते हैं अपीली, यदि कोई मामला आपका निचली अदालत से आपका नुकसान हुआ है तो आप जा सकते हैं। अब पर्यवेक्षक न्यायालय, पर्यवेक्षक न्यायालय,
पर्यवेक्षक शब्द से क्या मतलब है आप समझ। पर्यवेक्षक जो है मतलब नियंत्रण, पर्यवेक्षक नियंत्रण न्यायालय भी कहा जा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षक होता है, नियंत्रण भी करता है। अब इसका क्या मतलब है कि जो उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब चाहे इसमें दीवानी मामला हो या कलेक्ट्रेट का मामला हो या आपका डीजे का मामला हो या चकबंदी का मामला हो, कोई भी मामला हो, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करता है कौन? हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट पर कौन नियंत्रण करता है? सुप्रीम कोर्ट। ये एक चैन है, अंतिम डिसीजन यहाँ का है भाई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर ये नियंत्रण करेगा हाई कोर्ट पे, लेकिन अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इसको हम बता ही चुके हैं, तो यहाँ हम सीधे सीधे आप जान लीजिए कि यह अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षक होता है। उनको गाइडलाइन भी जारी कर सकता है कि आप ऐसा ऐसा करिए या इसके तहत ही काम करिए, और उसके बाद उनका नियंत्रण भी करता है। अब आपका यहाँ का हो गया पर्यवेक्षक। अब अभिलेखीय न्यायालय, अब अभिलेखीय न्यायालय, इसका क्या मतलब होता है समझिए। अभिलेखीय न्यायालय होता है कि जो भी फैसला हाई कोर्ट का होगा, हाई कोर्ट का जो भी फैसला, हाई कोर्ट का फैसला वह लिखित रूप से रखा जाएगा, लिखित रूप से रखा जाएगा, मतलब अभिलेख के रूप में। अभिलेख के रूप में रखा जाएगा। इसे कुछ भी आदेश आता है तो अभिलेख के रूप में रखा जाएगा, उसके खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। वह छोटे न्यायालयों के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट का जो आदेश होगा उस अधीनस्थ के लिए। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा हाई कोर्ट अधीनस्थ के लिए मान्य होगा, और हाई कोर्ट का उसके अधीनस्थ न्यायालय के लिए मान्य होगा। कहने का मतलब है हाई कोर्ट का फैसला लिखित रूप से रखा जाएगा, अभिलेख के रूप में रखा जाएगा। लिखित जैसे कुछ भी किसी भी मैटर पे कोई भी आदेश हाई कोर्ट देता है तो वह लिखित रूप से डेली का डेली प्रिंट होता रहता है, वह अभिलेखीय न्यायालय के रूप में उसको अभिलेख रखा जाएगा। इसमें मुख्य बात यह है कि हाई कोर्ट के फैसले को अधीनस्थ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, चुनौती नहीं दी जाएगी। जो फैसला होगा वो निचली अदालत में चुनौती नहीं दी जाएगी, उसमें उस मैटर में वही आदेश मानना होगा। कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अब डिस्ट्रिक्ट में चाहे आपका दीवानी हो, चाहे आपका डीएम की कोर्ट हो, चाहे आपका चकबंदी का मामला हो, या डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी हो, यदि किसी मैटर में इन्होंने फैसला एक्स दे दिया है तो उस फैसलों को दीवानी में भी एक्स रहेगा, डीएम के यहाँ भी एक्स रहेगा, चकबंदी में जिससे रिलेटेड मामला देगा उसकी कहीं चुनौती नहीं दी जाएगी, उसमें वही आदेश उनको देना होगा। कहने का मतलब है कि अभिलेखीय न्यायालय जो कुछ लिखा रहेगा वह साक्ष्य के रूप में छोटे न्यायालयों में काम करेगा। यह आपका अभिलेखीय न्यायालय हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए कि न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, इसका क्या मतलब होता है? न्यायिक पुनरावलोकन मतलब होता है कि न्याय की समीक्षा करना, न्याय की समीक्षा।
न्याय की समीक्षा करना। कहने का मतलब जैसे सरकार के 3 अंग हैं, जैसे पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ 3 अंग, जैसे आपका व्यवस्थापिका, जैसे आपकी कार्यपालिका, जैसे आपकी न्यायपालिका। अब न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि यदि कार्य व्यवस्थापिका कोई कानून बनाती है या कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका उसकी समीक्षा करती है, 3 चीज। ये एक ढांचा समझिए। कहने का मतलब है कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का 32 के तहत मूल हत्या की रक्षा करता है, 226 तहत हाई कोर्ट करता है। तो व्यवस्थापिका कानून बनाए तो न्यायिक समीक्षा हाई कोर्ट की शक्ति है कि वह जांच करेगा कि संविधान के मूल ढांचे की अवहेलना तो नहीं हुई है। हाई कोर्ट इस बात की समीक्षा करेगा या जांच करेगा संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है, ढांचे में कोई परिवर्तन या संविधान की मूल भावना का हनन तो नहीं हुआ है, परिवर्तन या संविधान की मूल भावना का हनन तो नहीं हुआ है। तो इसलिए यह समीक्षा करती है। जब कार्यपालिका लागू करती तब भी यह देखता है कि संविधान की भावनात्मक जो संविधान की मूल आत्मा है या मूल ढांचा, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। यदि न्यायपालिका स्वयं की भी समीक्षा करता है कि हमारे द्वारा बनाया गया कानून क्या व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के हित में है कि नहीं है, या संविधान की भावनाओं के हित में है कि नहीं है, इस बात की व्याख्या करता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीढ़ी के पॉइंट से भी, मेंस की इंटरव्यू के पॉइंट से पूछा भी जाता है न्यायिक पुनरावलोकन क्या समझते हैं। तो आप मूल चीज़ ये जान लीजिए कि न्यायिक पुनरावलोकन होता है कि न्याय की समीक्षा करना, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका सीधा जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा, स्टेट का भी मामला है तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन स्टेट के मामले में हाई कोर्ट भी उसकी समीक्षा करती है। हाई कोर्ट को भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का सीधे मतलब है कि चाहे कानून बने, चाहे उसको लागू करे, या न्यायपालिका कोई भी आदेश दिया है उसमें इस बात को ध्यान देना है कि वह जो है कहीं गलत तो नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि यह कानून व्यवस्थापिका बना दी तो इसकी समीक्षा कर सकता है हाई कोर्ट, या लागू कर दिया गया उसकी समीक्षा कर सकता है, या स्वयं भी कोई निर्णय दे दिया है तो उसकी भी समीक्षा कर सकता है कि इसमें किसी प्रकार का किसी का अहित तो नहीं है, संविधान की मूल भावना का असम्मान तो नहीं हुआ है। ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। तो ये रहा इसकी शक्तियाँ, आप समझ गए हैं। अगर प्रश्न बनता है तो सीधे मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, तो आप इसमें समझ लीजिए कि अपीली, कि हमको अपील के माध्यम से होगा। न्यायाधीश रिट मतलब आर्टिकल 226, अपीली क्षेत्राधिकार अपील के माध्यम से, यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अधीनस्थ न्यायालय के माध्यम से आप अपील के माध्यम से जाएंगे। पर्यवेक्षक या नीचे वाले कोर्ट पर नियंत्रण करता है। अभिलेखी लिखित रूप से साक्ष्य रखा रहेगा, कहीं चुनौती नहीं दी जाएगी। न्यायिक पुनरावलोकन या चाहे स्वयं का निर्णय हो चाहे गवर्नमेंट का निर्णय हो, यह न्याय की जांच भी कर सकता है। न्याय की जांच करता है कि सही हित हुआ है कि नहीं। कहने का मतलब है, देखिए जितनी कहानी हम आपको बताए सब का निचोड़ है केवल मूल क्षेत्राधिकार प्रारंभिक पूछे अपीली, न्यायाधीश रिट पूछे तो आप समझ लीजिए कि संविधान के मूल अधिकार का रक्षक, अपीली पूछे अपील से संबंधित है ही है, पर्यवेक्षकी पूछे नियंत्रण से संबंधित है, अभिलेखी पूछे लिखित है, न्यायिक पुनरावलोकन न्याय की जांच। इतनी चीज आपका क्लियर हो गया है। अब इसमें 2 चीज और बचता है, उसको आपको हम बता देते हैं। चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ये आपका हो गया। आपको हम लोक अदालत, चलित न्यायालय, 2 चीज बता दें, उसके बाद कितने उच्च न्यायालय बचे हैं इसको अगले वीडियो में देंगे। तो इसमें हम चर्चा कर लेते हैं चलित न्यायालय। चलित न्यायालय या चलित न्यायालय जिसको कहते हैं मोबाइल कोर्ट,
यह शब्द जो है प्री के पॉइंट मेंस इंटरव्यू सब के लिए महत्व। चलित न्यायालय क्या होता है, प्रश्न प्रीलिम कैसे बनेगा, मेंस पूछेगा तो 20-25 शब्द पूछेगा, बीओ का जो एग्जाम होना उसमें पूछने जाने की संभावना, पोलिटिक्स संबंध पूछे जाते हैं 25 शब्द 50 शब्द 30 शब्द इस तरह प्रश्न बनते हैं। तो इसकी परिकल्पना आप समझिए, जब ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा चाहे जाए, इसकी परिकल्पना किसने की थी, भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। इसकी परिकल्पना कौन किया था, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा की गई थी। इसलिए चलित न्यायालय को परिकल्पना इन्होंने की थी, तो इसलिए चलित न्यायालय को समझते, चलित न्यायालय को एपीजे अब्दुल कलाम का मानसिक पुत्र माना जाता है। क्या माना जाता है, मानसिक पुत्र। इसका मानसिक पुत्र माना जाता है। देखिए प्रश्न आपका बन गया है कि अगर प्रश्न पूछे कि चलित न्यायालय की कल्पना किसने की थी, प्रीक पॉइंट से एपीजे अब्दुल कलाम। चलित न्यायालय को किसका मानसिक पुत्र माना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को। देखिए ये आपको पॉइंट पता रहेगा तो आप कहीं भी आप असफल नहीं होंगे। पहला चलित न्यायालय आप समझिए कब और कहां, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। वर्ष 2007 कब पहले चलित न्यायालय कब स्थापना की गई थी, वर्ष 2007 में। ये भी डेट कहां पर ये भी जरूरी है, हरियाणा के मेवात जिले में। हरियाणा के मेवात जिले में। तो पहला वर्ष पूछे 2007, कहाँ स्टेट पूछे हरियाणा, जिला पूछे मेवात जिला। और स्थान मेवात जिले में पुन्हासा स्थान पर। स्टेट पूछे तो हरियाणा, जिला पूछे तो मेवात, स्थान पूछे तो पुन्हासा पुन्हाना है। पुन्हाना स्थान पर सबसे पहले मोबाइल न्यायालय की स्थापना की गई थी। उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, उस समय भारत के, देखिए ये जो स्थापना होगी ये राष्ट्रपति और प्लस मुख्य न्यायाधीश के सहमति से होगी। तो मुख्य न्यायाधीश थे के.जी. बालकृष्णन। उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, के.जी. बालकृष्णन। ये उस टाइम के मुख्य न्यायाधीश थे। अब इसकी स्थापना जो है कहीं अगर लागू होगा तो राष्ट्रपति प्लस मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश कौन, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से की जाती। इसका उद्देश्य क्या है स्थापित करने का, कि सुदूर एवं पिछड़े इलाके में, सुदूर एवं पिछड़े इलाके में, जो सुदूर बहुत दूर है, जो पिछड़े इलाके में है, उसमें न्याय व्यवस्था की स्थापना, न्याय की स्थापना। अब आप समझिए, चलित न्यायालय अगर इंटरव्यू पूछता है तो आप सीधे सीधे बताएंगे। इसकी परिकल्पना एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। चलित न्यायालय इनका मानसिक पुत्र है। पहला चलित न्यायालय 2007 में हरियाणा के मेवात जिले के पुन्हाना स्थान पर गई थी। उसमें मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन थे।
राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सहमति से चलित न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसका उद्देश्य सुदूर पिछड़े इलाके में न्याय की स्थापना। ये मेंस में भी आप इसको लिख सकते हैं, इंटरव्यू में भी बता सकते हैं, और एग्जाम की दृष्टि को आप समझिए, आपका जीएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी कोई भी एग्जाम हो उसके लिए महत्वपूर्ण है चलित न्यायालय जो मोबाइल कोर्ट है। इस किसकी परिकल्पना है? एपीजे अब्दुल कलाम की। पहला क्वेश्चन, किसका मानसिक पुत्र? एपीजे अब्दुल कलाम का। कब स्थापना की गई? 2007 में। कहाँ? हरियाणा में, व जिला पुल्हाना। वो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.जी. बालकृष्णन। किसके सहमति चलित न्यायालय की स्थापना की जाती है? राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के। क्यों की जाती है? सुदूर और पिछड़े इलाके में न्याय की स्थापना के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सटीक व्यू में आपको बताया गया है। और इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचता है, लोक अदालत। एक टॉपिक आपका और बचता है, क्या? लोक अदालत। ये भी आपके प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी हो, जीएस हो, कहीं भी लोक अदालत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न बनता है उसको आप समझ लीजिए। अब लोक अदालत क्या है? लोक माने जनता, अदालत माने जनता की अदालत। इसमें क्या होता है कि जो मामले लंबित हैं, आप समझिए, विकल्प भी इसी तरह बनता है, लंबित मामलों को समझौतों के माध्यम से सुलझाना। किसके माध्यम से? समझौतों के माध्यम से, समझौतों के माध्यम से सुलझाना। सबसे पहला चीज, अगर प्रश्न बनता है कि लोक अदालत क्या है, तो लंबित मामले को समझौतों के आधार पर सुलझाना। और कोई विकल्प रहेगा, आपको यही टिक करना है। अब आप समझिए कि चाहे आपके मामले कहीं भी लंबित हों, तो जब मामले काफी दिन से लंबित हो जाते हैं, वह मामला जब लोक अदालत में जाता है, लोक अदालत बैठती है, आपको नोटिस आता है और आप वहां जाते हैं, तो दोनों पक्षों को बुला के समझाते हैं और उसमें फैसला करते हैं कि आपस में समझौता कर लिया जाए, और समझौता करके समाप्त कर दिया जाता है। तो सबसे पहले समझौतों के माध्यम से लंबित मुकदमे को या मामले को सुलझाना। अब कौन कौन सा मामला आता है इसमें? इसमें दीवानी के साथ साथ, दीवानी के साथ साथ आपराधिक मामले की भी जांच की जाती है। आपराधिक मामलों, आपराधिक मामले भी आते हैं। इसके क्षेत्र में दीवानी के साथ साथ आपराधिक मामले भी आते हैं। और समझिए, इसमें कौन जज की कुर्सी बैठता है, इसमें कौन जज होता है? तो आप समझिए कि रिटायर्ड जज, आप समझिए सेवानिवृत्त जज प्लस न्यायिक ज्ञाता। न्यायिक ज्ञाता जो न्याय के विषय में ज्ञान रखते हैं, सरकार की दृष्टि से एक न्यायविद होते हैं, इनको न्यायिक ज्ञान है, वो इसमें होते हैं। न्यायिक ज्ञाता, इस समय सेवानिवृत्त जज, न्यायिक ज्ञाता, और इसमें वकील प्लस सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता। अब कहने का मतलब आपको समझ गया कि लोक अदालत क्या है, कि लोक अदालत एक ऐसी अदालत है जिसमें जो बहुत समय से लंबित मुकदमे हैं, उसमें रिटायर्ड जज,
सरकार की निगाह में न्याय ज्ञाता, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता ये मिलकर मामला चाहे दीवानी का हो, आपराधिक हो या अन्य कोई हो, जो समझौते से सुलझाया जा सकता हो, उस मामले को सुलझाने के लिए लोक अदालत की स्थापना की जाती है। तो ये रहा जो है हमारा उच्च न्यायालय से मामला। इसमें आपको उच्च न्यायालय, चलित न्यायालय, उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, चलित न्यायालय और लोक अदालत के विषय में हम आपको बताए हैं। तो अब इस तरह का अगर प्रश्न बनता है तो आप हल कर लेंगे कहीं भी, बस इसको आप समझे रहिए। इसके बाद अंतिम वीडियो हमारा उच्च न्यायालय से बनता है कि कितने उच्च न्यायालय हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा के ऑल को क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जो बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।